सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के पठारी तथा जंगली भागों में, छत्तीसगढ़ के पर्वतीय पठारी और जंगली भागों में, आंध्र प्रदेश और कुछ उड़ीसा के भागों में गोंड रहते हैं। अगर हम देखें तो इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी, जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था और इसीलिए इनके राजनीतिक प्रभुत्व के कारण ही जो ये क्षेत्र है वो गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्यकाल में दिल्ली में मुस्लिम शासकों ने गोंड राज्यों पर अधिकार कर लिया और जब गोंड लोग हार गए तो ये अपनी अपनी परंपराओं की रक्षा करने के लिए पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की ओर भाग गए। इनकी अब कई पीढ़ियां इन जंगलों में रह रही हैं और ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर इन क्षेत्रों में, इन जंगलों में रह रहे हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि तेलुगु शब्द कोंडा, जो गोंड शब्द है, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो कोंड शब्द के विकृत रूप में हुई है। अर्थात तेलुगु एक शब्द है कोंडा, कोंडा का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, पहाड़। तो क्योंकि ये लोग पहाड़ी निवासी हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए इनका नाम गोंड पड़ा। अगर हम देखें तो गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं। इनमें खास तौर पर राजगोंड, रघुवाल, प्रधान या पादल, ढोली, ओइयाल, ददवे, थोटियाल, कोलाम, कोईपाल, मुघाल, मुरिया, मारिया, परजा, गजाबा, ढाकर, भटरा, खटोलिया, हालवा आदि प्रमुख हैं। इन सभी उपवर्गों में जो राजगोंड हैं उनको सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है और ये राजगोंड अधिकांशतः जमींदार होते हैं, अर्थात भूमि के स्वामी होते हैं, इनके पास भूमि होती है। राजगोंड, रघुवाल, ददवे और कोलाम, कुछ लोग इनको ही वास्तविक गोंड मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो राजगोंड है उनकी उत्पत्ति राजपूत और गोंडों के वैवाहिक संबंध से हुई और ये भी एक कारण है कि ये लोग भी, जो राजगोंड हैं, वो सवर्ण हिंदुओं की तरह यज्ञोपवीत पहनते हैं, अर्थात जनेऊधारी हैं और कर्मकांड भी करते हैं। और जो रघुवाल है या ददवा है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की कृषक जातियां हैं। प्रधान या पादल मुख्यतः राजगोंडों के पुरोहित और भाट का काम करते हैं। ओइयाल और थोटियाल गायक और भाट होते हैं। कोई कोपाल प्रमुखतः ये पशुपालक हैं। बेसिकली गोंडी भाषा में कोई कोपाल मतलब गोंडी गोपाल। अगर हम बात करें कि ये किस क्षेत्र में रहते हैं या इनका निवास स्थल किस प्रकार का है, तो अगर हम निवास स्थल की बात करें तो गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी और जंगली भागों में रहते हैं। इसके अलावा कुछ गोंड जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश और
दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा में पाए जाते हैं। मुख्यतः इनके दो निवास क्षेत्र प्रमुख हैं, एक है मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें छिंदवाड़ा है, बैतूल है, सिवानी है, मांडला है, इन जिलों में गोंड रहते हैं। इन जिलों की 1/4 से लेकर 3/4 तक जो जनसंख्या है वो गोंडों की है। दूसरा है छत्तीसगढ़ के जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र अर्थात बस्तर जो ज़िला है वहाँ मूरिया और मारिया गोंड उपजातियाँ रहती हैं और ये लोग बाहरी लोगों से इनका बहुत कम संपर्क है। जो ये बस्तर में मारिया और मूरिया उपजाति गोंड की रहती हैं और ये बाहरी लोगों को देखकर या अनजान व्यक्ति को देखकर अंदर जंगल में छिप जाते हैं। इन दो प्रमुख क्षेत्रों के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बालाघाट ये ज़िले और हैं जिनमें गोंड पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ के वातावरण की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। पहाड़ी और पठारी भाग है। जो पूरी जो भूमि है वो लावा की मोटी परत से ढकी हुई है। मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर सतपुड़ा और मैकाले की पहाड़ियाँ हैं जो 600 से 1000 मीटर तक ऊंची हैं। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है वो भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण जो ये गोंडवाना क्षेत्र है यहाँ पर आसपास के मैदानी भागों की तुलना में ज़्यादा आर्द्रता और ज़्यादा ठंडक पाई जाती है। अगर हम देखें छिंदवाड़ा और बैतूल ज़िलों में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 105 सेंटीमीटर है और मांडला और बस्तर में ज़िलों में ये 150 सेंटीमीटर है। ये हम ये कह सकते हैं कि वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो घटती हुई चली जाती है। हालांकि जो गोंडवाना प्रदेश है उसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो मिट्टियाँ हैं वो कृषि के योग्य नहीं हैं, अर्थात मिट्टी बहुत कम उर्वर हैं। अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं जिनमें मानसूनी वन पाए जाते हैं, अर्थात पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इनमें आर्द्र पतझड़ी वन खास तौर पर जिनमें सागवान, साल, शीशम, बांस, महुआ, तेंदू, हल्दू, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पलास ये प्रमुख वृक्ष हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र वनों से आच्छादित है, लगभग बस्तर ज़िले का लगभग 75% क्षेत्र से भी अधिक मतलब वन आच्छादित है, तो इन वनों में छोटे छोटे जानवरों से लेकर बड़े बड़े जंगली पशु पाए जाते हैं, खास तौर पर चीता, हिरन, बाइसन, बारहसिंगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में गोंड अपना जीवन यापन करते हैं। अब अगर हम देखें कि इनका शरीर किस प्रकार का है या शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं, तो अगर हम रंग देखें तो इनकी त्वचा का रंग काला, शरीर सुडौल होता है। सिर अगर देखें तो गोल, नाक छोटी होती है और चौड़ी होती है, होठ थोड़े मोटे होते हैं, सिर के बाल काले और सीधे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो चेहरे पर जो मूंछ और दाढ़ी है या हम कह सकते हैं बाल बहुत कम पाए जाते हैं। और इनका जो चेहरा है वो मंगोलॉइड से मेल खाता है, मंगोलों से मेल खाता है।
लेकिन रंग और जो शारीरिक बनावट है, चाहे वो नाक की बनावट है, होंठ की बनावट है, ये जो है वो द्रविड़ों के समान है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के वस्त्र या आभूषण पहनते हैं। जैसे कि अन्य जनजातियां भी बहुत कम वस्त्र पहनती हैं, तो गौंड भी बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनमें सूती वस्त्र का प्रचलन बहुत अधिक है। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। स्त्रियां मोती, मूंगा, लोहा, पीतल, चांदी और एल्युमिनियम के गहने भी पहनती हैं। जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो सिर के बालों में फूल लगाती हैं। इनमें एक प्रथा है गोदने की प्रथा, तो ये बचपन में ही हाथ, मुंह, जांघ आदि पर गोदना गुदवाते हैं। इनमें जो गोदने का काम है वो ढोलिया या प्रधान जाति के लोग करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही बांस के कंघे या पशुओं के सींगों से बनाए हुए कंघे इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो सफ़ेद बांस के कंघे या पशुओं के सींगों से बनाए हुए कंघे। पुरुष भी गले में सफ़ेद दानों की माला, कानों में पीतल की बालियां पहनते हैं। ये लोग जो गोदान करवाती हैं या गोदना कराती हैं, तो इस शरीर में तरह तरह के डिज़ाइन बनवाए जाते हैं, और जैसे चांद तारों के चित्र बनवाए जाते हैं। दूसरा, ये सूती वस्त्र के अलावा जो अपनी पालतू भेड़ बकरियां हैं उनसे ऊन और बाल प्राप्त करते हैं, और उनसे ऊनी कंबल और ऊनी कपड़ा अपने गांव में ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्त्रियों हाथों में बाजूबंद और पैर में पायल पहनती हैं। कानों में भी स्त्रियां पीतल की बालियां या एल्युमिनियम की या चांदी की बालियां पहनती हैं। जो मारिया उपवर्ग है, बस्तर में रहता है गोंडों का, उनमें स्त्रियां सफ़ेद मोतियों के गुच्छे, पीतल और लोहे की कड़ियों से निर्मित चेन भी पहनती हैं, और पुरुष जो है वो कौड़ियों की माला कमर पर पहनते हैं और उसमें एक चाकू भी लगा देते हैं। अब हम देखें कि इनका अधिवास किस प्रकार का है या निवास किस प्रकार का है, इनका घर किस प्रकार का है। तो अगर हम घर देखेंगे तो गोंडों के जो घर हैं वो स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्रियों से ही बनाए जाते हैं। अर्थात ये लोग झोंपड़ियाँ बनाते हैं और इनमें बांस, लकड़ी, मिट्टी और घास फूस इनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। झोंपड़ी जो है वो लकड़ी और बांस के खम्भों पर टिकाई जाती है। दीवारें बांस और मजबूत लंबी घास से बनाई जाती है और इसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। गांवों के जो गोंडों के गांव हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और रहने का आदि की व्यवस्था उसी क्षेत्र के उत्पादन से होती है। हालांकि वर्तमान में ये लोग पक्के मकान भी बनाने लगे हैं, और जब भी कोई गौंड मकान बनाता है तो वो उसकी जो शुरुआत है वो अनेक उत्सवों और शगुन से होती है। सबसे पहले वो जगह का चयन करता है और शाम के समय वहाँ पर जलसा होता है या उत्सव मनाया जाता है। वहाँ पर जिस स्थान पर आवास का निर्माण किया जाता है या घर का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर बतख या मुर्गे की बलि भी दी जाती है। जो गौंड का मकान है या घर है वो 3 भाग में बटा होता है: रसोई घर, सोने का कमरा और अन्न रखने का कमरा, अर्थात रसोई कक्ष, शयन कक्ष और अन्न कक्ष। सामान्यतः जो घर के पास ही एक छोटा सा मुर्गीवाड़ा और
साग सब्जियां उगाने के लिए खेत भी होता है। सामान्यतः जो गौंड लोग हैं वो मुख्य मार्ग से हटकर ही बस्तियां दूर बसाते हैं, और जो हिंदू बहुल गांवों में गौंडों की बस्तियां हैं वो मुख्य गांव से थोड़ी दूर पर पाई जाती हैं और उसको गौंडपाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर हम भोजन की बात करें तो गौंड लोगों के भोजन में चावल, मोटे अनाज जैसे मक्का, कुटकी, कोदो, ज्वार आदि, जंगली कंदमूल, फल, पशुओं का मांस और मछलियाँ ये प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा जो इनका चावल और कुटकी का ये इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जो उपवर्ग हैं गौंडों के, उनका भोजन के संबंध में नियम अलग अलग हैं। कुछ जो गौंड हैं या आप कह सकते हैं वो किसी एक पशु का मांस नहीं खाते। अलग अलग जो गौंड उपवर्ग हैं वो अलग अलग पशु हैं जिनका वो मांस वर्जित मानते हैं। लेकिन प्राय सभी गौंड हिंदुओं की तरह गौमांस नहीं खाते, अर्थात गौमांस इनमें वर्जित है। कुछ जो निम्न स्तर के गौंड माने जाते हैं उनको धुर गौंड कहते हैं। वो प्राय सभी का मांस खा लेते हैं, चाहे छिपकली है, सांप है, बिल्ली है सभी का। और राजगौंड जो हैं वो गाय, बंदर और भैंस इनका मांस कदापि नहीं खाते। सामान्यतः देखने में आया है कि जो गौंड लोग भोजन करते हैं वो पत्ते पर भोजन परोसते हैं और उसी पर भोजन खाते हैं। दूसरा, अगर देखें तो इन लोगों में महुआ और चावल से बनाई गई शराब जो है वो लगभग हर उत्सव पर बहुत प्रिय होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये शराब के बहुत शौकीन होते हैं। और आजकल जो है, क्योंकि जो लोकली मेड चावल और महुआ से बनाई गई शराब है उसकी बजाय जो मार्केट में शराब मिलती है उसके कारण इन लोगों में, या शराब अधिक पीने के कारण इन लोगों में गरीबी अभी भी बनी हुई है। तो आज इतना ही। कल हम बात करेंगे कि गौंड की क्या अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार के ये उपकरण या अस्त्र शस्त्र उपयोग में लाते हैं, इनकी किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, और ये बाहर के लोगों से, अर्थात जो आधुनिक समाज है उनका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो वर्तमान शिक्षा है उनका इनके वर्तमान में रहने, खाने पीने की आदतों पर क्या प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।